यह कोई सामान्य सीज फायर नहीं, यह युद्ध अपने पीछे सिर्फ तबाही नहीं बल्कि नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। ईरान को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यदि हम भारत की भूमिका पर बात करते हैं तो नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिनों के भयावह युद्ध का अंत आखिरकार एक संघर्ष विराम यानी सीज फायर के रूप में सामने आया है। लेकिन यह कोई सामान्य सीज फायर नहीं बल्कि सामरिक और कूटनीतिक जटिलताओं से भरा हुआ है। यह युद्ध अपने पीछे सिर्फ तबाही नहीं बल्कि कई सवाल, संकेत और भविष्य के लिए चेतावनियां छोड़ गया है। आज इजरायल और ईरान दोनों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित युद्ध विराम योजना को स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के बाद मध्य पूर्व में 12 दिन से धधक रही जंग की आग कुछ हद तक ठंडी पड़ी है। लेकिन इससे पहले कि युद्ध विराम पूरी तरह लागू होता, ईरान ने फिर आज तड़के इजराइल पर मिसाइल हमले किए जिनमें 7 लोगों की मौत हुई। जवाब में इजराइल ने सुबह से पहले ईरान के कई ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की कि इजराइल ने ट्रंप के समन्वय में ईरान के साथ द्विपक्षीय युद्ध विराम पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने 12 दिन के अभियान में अपने सभी सैन्य लक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिनमें ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना, सैन्य नेतृत्व को हानि और प्रमुख सरकारी ठिकानों को निष्क्रिय करना शामिल है। नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी कि अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो इजरायल फिर करारा जवाब देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को ऐतिहासिक बताया है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि यह युद्ध विराम असीमित है, यह हमेशा के लिए जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि तेहरान और यरूशलम अब एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इस बार अमेरिका का लक्ष्य न सिर्फ युद्ध रोकना था बल्कि अस्थायी शांति की नींव रखना भी था। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी मंगलवार को पुष्टि की कि युद्ध विराम लागू हो गया है। इजराइल की ओर से बंकर अलर्ट हटा लिया गया और नागरिकों को सेफ हाउस से बाहर आने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने 3 बार मिसाइल हमले किए जिसमें कई इजरायली नागरिक मारे गए। यह बात बताने के लिए काफ़ी है कि ईरान खुद को पराजित नहीं मानता बल्कि अंतिम समय तक जंग लड़ने की मानसिकता में था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान की ताकतवर सेना अंतिम क्षण तक देश की सेवा में डटी रही और हर हमले का करारा जवाब दिया। इससे साफ संकेत मिलता है कि ईरान ने यह सीज फायर किसी दबाव में नहीं बल्कि सोच समझकर और संप्रभु निर्णय के तहत स्वीकार किया है। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने इस युद्ध को रोकने में सीधा हस्तक्षेप किया और यह सुनिश्चित किया कि पहले ईरान सीज फायर शुरू करे, फिर 12 घंटे बाद इजराइल भी ऐसा ही करेगा। 24 घंटे में युद्ध पूरी तरह समाप्त होगा। हालांकि यह नहीं बताया गया कि इन 24 घंटे में दोनों पक्ष किस लास्ट मिशन को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन अनुमान है कि यह रणनीति के तहत कुछ अंतिम सैन्य लक्ष्य पूरे करने की योजना थी। अब अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि इस युद्ध में किसे कितना नुकसान हुआ, तो ईरान को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए। इन हमलों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी, कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। वहीं तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य डिपो और संचार तंत्र को भी व्यापक क्षति पहुंची है। इजराइल ने इस युद्ध में साइलेंट रिटेलिएशन डॉक्ट्रिन नाम की नई सैन्य रणनीति अपनाई। इसके तहत सिर्फ सैन्य और परमाणु ठिकानों को ही निशाना बनाया गया, सिविलियन इलाकों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखा गया।
जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं से बचा। साथ ही पहली बार आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम का सीमित परीक्षण भी किया। इस युद्ध का एक और नया आयाम रहा साइबर युद्ध। ईरान ने आरोप लगाया कि उसके सैन्य कम्युनिकेशन को अमेरिका और इजराइल ने हैक किया। वहीं इजराइल ने दावा किया कि ईरानी हैकर्स ने उसके पावर ग्रिड और ऊर्जा मंत्रालय को निशाना बनाया, लेकिन उन्हें समय रहते विफल कर दिया गया। अब बात करेंगे भारत की भूमिका की। यदि हम भारत की भूमिका पर बात करते हैं तो भारत ने इस पूरे युद्ध काल में सधे हुए स्वर में तटस्थ कूटनीति अपनाई। भारत ने किसी एक पक्ष के समर्थन या विरोध में कोई तीखा बयान नहीं दिया। विदेश मंत्रालय ने केवल इतना कहा कि भारत क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के पक्ष में है और सभी पक्ष संयम बरतें। भारत के लिए यह संतुलन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि एक ओर इजराइल के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग और चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहे हैं। भारत सरकार ने खाड़ी देश में बसे 90 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना। यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान में दूतावासों ने एडवाइजरी जारी की, हेल्पलाइन प्रारंभ की और आवश्यक आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित की। इसके साथ ही भारत ने अपने तेल रणनीतिक भंडारों में वृद्धि भी की ताकि वैश्विक तेल कीमत के उतार चढ़ाव में घरेलू अर्थव्यवस्था को कम से कम नुकसान हो। लेकिन बड़ा सवाल अब यहाँ यही है कि क्या यह संघर्ष विराम अस्थायी है या फिर महज एक अस्थायी ठहराव है। सच तो यह है कि यह एक अंतराल है, अंत नहीं। हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में 6 युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा है। मिडिल ईस्ट में तनाव दबा है लेकिन खत्म नहीं हुआ। ईरान के भीतर भी जनता में असंतोष बढ़ा है। युद्ध की विभीषिका, आर्थिक संकट और सूचना नियंत्रण के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। कट्टरपंथी और उदारपंथी गुटों के बीच टकराव बढ़ा है। अंत में हम आपको कह सकते हैं यह युद्ध यह साफ कर गया कि भविष्य के युद्ध बंदूक या बम से नहीं बल्कि साइबर स्पेस, अर्थव्यवस्था और कूटनीति से लड़े जाएंगे। और भारत जैसे देशों के लिए अब हर कदम बहुत सावधानी से लेकिन आत्मविश्वास के साथ रखने का समय है। तो यह था मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स पर आज का मेरा विशेष विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे यानी मनोज टिबड़ेवाल आकाश को दीजिए इजाजत। मैं कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।